वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का बेहद स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म RWA सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए प्रतिज्ञा बैच की क्लास को लेकर। आज हम लोग जुड़ चुके हैं 2 तारीख की क्लास के साथ। इससे पहले 1 को छुट्टी थी आपकी, और उससे पहले भी मैंने 2 दिनों की छुट्टी रखी हुई थी फ्राइडे से पहले। अब आपकी क्लास नियमित रूप से चलेगी। बच्चे पूछ रहे थे कि छुट्टी कब होनी है होली की। तो मेरी छुट्टी, चूँकि पहले ही 2 दिन ऑलरेडी मैंने छुट्टी किया हुआ था, तो मैं अब कहीं नहीं जा रहा। और मैं चाहता हूं कि समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो केवल मैं 4 तारीख को छुट्टी लूँगा। 4 तारीख को आपको छुट्टी दूंगा, यानी जिस दिन होली है, 3 को है तो 3 को, या 4 को है तो 4 को। मुझे लगता है कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो सूचना मिल रही है वह 4 तारीख की है, यानी 4 को होली है। उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। आज हम लोग 2 तारीख में हैं, तो एक दिन के लिए आप सिर्फ छुट्टी लीजिए। बाकी जो बच्चे लाइव कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपको अपने त्यौहार के लिए कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बाद में देख लेना। लेकिन मैं चूँकि अब खाली हूँ और मुझे पढ़ाना ही है, सिलेबस भी काफ़ी पीछे चल रहा है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि क्लास को कंटिन्यू करो। एक सवाल जो आपके मन में तुरंत उत्पन्न होने वाला है, जैसे ही मैं एक नया सेशन लेकर के यूट्यूब पर आऊँगा, और कई बच्चों के प्रश्न आ चुके हैं, तो उन बच्चों को मैं पहले ही संबोधित कर दूं कि अभी यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी है, आप में से बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे एग्ज़ाम, तो यूपीएससी के लिए कुछ हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स का मतलब है कि प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं शाम के 7 बजे से। तो क्या हम शाम के 7 बजे वाला क्लास लें या नहीं लें? तो अभी आपको उस क्लास की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए अलग से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि वहाँ भी पढ़ा रहे तो वहाँ भी कर ले, ये करे या वो करे, ये मन में आपके सवाल उत्पन्न होगा। अभी वह सेशन, मुझे लगता है कि जो जिन्होंने पहले पढ़ लिया है, कुछ बच्चे प्रतिज्ञा 1 के भी हैं तो उनका पूरा हो गया है, तो उनके लिए तो फिर भी ठीक है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी अभी एकदम इनिशियल स्टेज पर है, अभी आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। और अगर आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है तो वैसे क्वेश्चन को बनाने का आपका कोई फायदा नहीं है। तो मैं, वैसे तो लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर बड़ी संख्या में लोग आए, देखें कि इतने सारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अच्छी तैयारी करें। अगर अभी आप नए बच्चे हैं तो आपको यूट्यूब के सेशन पर वह वाला जो शाम के 7 बजे वाला सेशन प्रारंभ हो रहा है, उसको नहीं लेना चाहिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ। दूसरा एक सेशन और मैं लेने जा रहा हूँ, और वह सेशन है शाम के 5 बजे यूट्यूब के ऊपर। वह है एडिटोरियल एनालिसिस, यानी जो आर्टिकल्स आते हैं उसका एनालिसिस प्रारंभ होगा। एनालिसिस मैं अपने हिसाब से कराऊँ, इस हिसाब से कराऊंगा ताकि मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो, और जो करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको हाथ के हाथ टिकल करते चले जाए। तो शाम के 5 बजे वाला सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उस समय आपकी क्लास चल रही होगी, तो एक ही साथ आप कितना सेशन करेंगे? कभी ऐसा लगता है तो आप बाद में कर लेना, वैसे करंट अफेयर्स की क्लास सुबह हमारी चलती ही चलती है। तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहिए कि जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, हर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। शाम के 5 बजे वाला तो महत्वपूर्ण होगा अगर आप समझ पाए तो, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा किसी मुद्दे का। जैसे भी मान लो इसराइल ईरान का संघर्ष चल रहा है, उसके संपर्क में कोई उसके संदर्भ में कोई आर्टिकल आता है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा अपने हिसाब से, ताकि एक विस्तृत समझ हमारी बन सके। तो ऐसे क्लासेस को आप एब्स्ट्रैक्ट टाइम पर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइव ही आकर के करें। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों समस्याएं, ये दोनों प्रश्न आपके तुरंत आने वाले थे, तो मैंने उसका समाधान पहले ही कर दिया। एक बार मैं फिर से बात करता हूं, क्लास की शुरुआत से पहले चैट देखूंगा, क्लास के बीच में नहीं देखूंगा, पहले से स्पष्ट है बातें। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया है। और गूगल मीटिंग से नहीं जुड़ पाए, इसलिए नहीं जुड़ पाए आप नेहा, कि आप समय का पालन आपने नहीं किया। अगर आपने समय का पालन किया होता तो ये सारी बातें अर्चना गौतम मैंने बता दी कि बेस्ट बुक कोई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चल रही है, अभी नहीं चलेगी, 8 तारीख तक नहीं चलेगी, क्योंकि टीचर आपकी छुट्टी पर है, नवीन पंकज सर छुट्टी पर है। 7 बजे हाँ सीसेट की क्लास होती है, तो आप सीसेट की क्लास लीजिए बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि आपको वहां पर नहीं आना चाहिए, कि आरओ ही हिस्ट्री की, आरओ वगैरह तो हो ही जाएगी, यूपीएससी क्लियर होगी, आरओ क्या है, आरओ वगैरह बहुत है। अगर क्लास भी ओपन रहेगी, आप देख लेंगे, टीचर, हर टीचर आपको बता देंगे कि कौन सी क्लास चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ टीचर छुट्टी के लिए बाहर भी चले जाते हैं।
तो यही समय होता है त्यौहार के समय ही जो टीचर को 2-3 दिन की छुट्टी मिल पाती है। लेकिन मैंने तो अपने ही कारण से, मुझे एक विवाह समारोह में मुंबई जाना था, तो उसके कारण से मुझे टाइम मैंने पहले ही किल कर लिया है। तो अब मैं होली में कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं क्लास को कंटिन्यू कर लूँगा। दूसरी बात है कि आप इस बात से बेपरवाह रहें कि लाइव क्लास ही करनी है। आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से ऑफलाइन जा कर के कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो सवाल आपके हैं वो आपके मैंने देख लिए हैं सारे, और मुझे लगता है कि सबका उत्तर भी मैंने दे ही दिया है। ठीक है। गूगल मीट के मेरे में मैसेज नहीं आया। पहले गूगल मीट के बारे में एक समस्या मैं बता देता हूँ कि जो आपकी समस्या है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, और आप जुड़ चुके हैं प्रतिज्ञा बैच के साथ, ऐसे बैच के साथ जो कि आपको एक बड़ा ऑफिसर बनाने वाला है। और बड़ा ऑफिसर जो भी महान बनता है वह समय का निश्चित पालन करता है। आपके ऊपर मैसेज नहीं जाता है कि आपको मैं खोजूंगा कि आप गूगल मीटिंग में जुड़े या नहीं जुड़े। आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस पर हर हालत में एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि कल गूगल मीटिंग होगी या नहीं होगी। आपने देखा है कि इन्फॉर्मेशन आ गया था जिसमें कहा गया था कि 12 बजे से गूगल मीटिंग होगी, और 12:02 में वहाँ लिंक डाला गया है। लिंक की एक निश्चित वैलिडिटी होती है कि अगर बच्चे इतने लमसम संख्या, जैसे 200 प्लस बच्चे अगर ज्वाइन कर जाते हैं, फिर लिंक एक्सपायर्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि 2 घंटे के अंदर कितने बच्चों का प्रश्न टैकल कर पाएंगे। ये मैक्सिमम हो सकता है 200 बच्चे हो सकते हैं। 200 बच्चे बने भी नहीं रहते, धीरे धीरे वो चले भी जाते। तो 12:02 में लिंक गया था, और 200 बच्चे को जुड़ने में 12:17 लगा, यानी 12:17 में वह लिंक एक्सपायर हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जागरूक नहीं हैं, आप बिल्कुल जागरूक नहीं हैं अपने प्रति, क्योंकि ना तो आप उस मैसेज को समझ पा रहे हैं जो एक दिन पहले ही दिया गया था कि 12 बजे गूगल मीटिंग का लिंक आएगा। उसके प्रति आप जागरूक नहीं रह पाए। हो सकता है उसी समय आप दूसरे कामों में व्यस्त हो गए होंगे। मुझे कोई काम नहीं है, आपको काम जरूर निकल जाता है। तो 12:02 से लेकर के 12:17 तक अगर आपने देखा होता, गूगल लिंक वहां प्रेजेंट था, उस पर क्लिक करते और ऑटोमेटिक जुड़ जाते। उसके लिए कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही मोबाइल में, जो आपका मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, वहां गूगल का एप्लीकेशन होता है, बाय डिफॉल्ट उस पर लेके चला जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना सिंपल बनाया गया है। लेकिन आप तो जागरूक नहीं होंगे और दोष लगा देंगे दूसरे के ऊपर, मैं जुड़ नहीं पाया, जुड़ नहीं पाए। जबकि हकीकत यह है कि आप 12:17 के बाद एक्टिव हुए होंगे, इसलिए आप नहीं जुड़ पाए। क्लियर है इस बात का? तो आप जब भी गूगल मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप समय का पालन करिए, क्योंकि एक निश्चित समय के लिए आपको मिल रहा है। हो सकता है कि किसी दिन, जैसे पहला जो गूगल मीटिंग हो रहा था, हो सकता है कि वो 5 मिनट के अंदर ही लिंक एक्सपायर कर गया हो। तो सबसे पहले हमें जुड़ना पड़ेगा ना, अगर प्रश्न पूछना है सबसे पहले जुड़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो गूगल मीटिंग में नहीं ही जुड़े, तो मुझसे तो आप सवाल पूछ सकते हैं। टीचर का ईमेल, टीचर का आपका आईडी होता है, टेलीग्राम आईडी, उस पर तो प्रश्न पूछ ही सकते हैं आप, कभी भी 24/7 पूछ सकते हैं। तो गूगल मीटिंग की प्रतीक्षा ही क्यों करनी है? आप ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए, ऐसे आपको जरूरत होती है तो ऐसे आप टीचर से संपर्क कर लीजिए। इसमें इतना परेशान क्यों होना है? सब कुछ सामान्य सी प्रक्रिया है। चलो, बातें हो गई। अब आती है स्रोतों की व्याख्या के साथ। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 4 से 5 क्लास और एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि जो एनसीईआरटी नई बनी हुई है उसमें आप देखेंगे कि निश्चित चैप्टर ही आपको पढ़ना है, पहले की तरह नहीं। जब ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते थे, जैसे आप एनसीईआरटी सार बैच आप देखेंगे, मतलब जो 1 वाले होंगे उनको मिला था कि 1 को देखें, वहां देखेंगे तो एनसीईआरटी सार बैच को हमने ओल्ड और न्यू को मिक्स करके चला था। और एनसीईआरटी ओल्ड जो हुआ करता था 2005 से पहले, उसमें थॉरली लगभग सिलेबस वैसे ही कवर किया जाता था जैसे कि वर्तमान में अपना सिलेबस है। लेकिन अब ऐसा एनसीईआरटी नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के बोझ से बचाने के लिए अब एनसीईआरटी जो पहले विषय के साथ चलता था उसको चेंज करके उसको 9th क्लास तक सोशल साइंस के नाम से बना दिया गया कि सोशल साइंस ही आपको पढ़ना है, जिसमें 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है। चारों आपका एक एक साथ चलेगा, किसी में कुछ चैप्टर होगा, किसी में कुछ चैप्टर होगा। इस क्रम में क्या होता है कि जो एनसीईआरटी लिखा गया उससे सिलेबस का तालमेल बन नहीं पाया। अब हम कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के जाना चाहिए और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एक ही एनसीईआरटी में 4 विषय दिए हुए।
यहां हमने क्या किया है, उस एनसीईआरटी को एक सार के रूप में निकाल लिया है कि 6th क्लास में क्या है, 12th क्लास में क्या है, 11th क्लास में क्या है, ये सबको एक कंबाइंड करके आपको दे दिया है। तो इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे और इसी चैप्टर को हम एडवांस में भी पढ़ लेंगे, फिर हमारा एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा। 15 अप्रैल तक टारगेट है एनसीईआरटी को पूरा कर दिया जाए ताकि प्रतिज्ञा बैच के साथ हम आगे चल सकें। उसी क्रम में एनसीईआरटी का जो 6th एनसीईआरटी है, क्लास 6 का एनसीईआरटी है, वहां पर एक टॉपिक है आपका अतीत का अध्ययन कैसे करें, जो सोर्स है उसको हम विश्लेषण कैसे करें। तो मैंने उसमें हल्का सा एडिशन मिला दिया है, जैसे नमक मिर्च मिलाना होता है ना, हल्का सा मैंने ऐड कर दिया है उसमें, ताकि इस चैप्टर को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत इस स्तर पर जाकर के ना पड़े। वैसे मैं पहले भी पढ़ाता रहा था, अगर आप देखेंगे तो पहले भी मैं इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी के नाम पर नहीं लेकिन बेसिक के नाम पर पहले भी पढ़ाता रहा था, लेकिन अब तो एनसीईआरटी ही है तो एनसीईआरटी के साथ चलते चले। तो बात हो रही थी, जहां कल हमने समाप्त किया था क्लास, वहां हमने कहा था कि जो पुरातात्विक सामग्रियां होती है वो धीरे 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 दब जाती है, यानी जब आप यूज नहीं करते हैं किसी वस्तु को तो धीरे 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 वह धरती के अंदर दबती चली जाती है, उसके ऊपर नई परत बनती चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा, अनुभव आपने किया होगा कि गांव में है या शहर में आपका घर होगा जो आप रहते हैं, आप चलिए आपका घर है और आपने समाज में और भी घरों को देखा होगा। आप एक बात गौर करिएगा, अगर आपकी उम्र मान लो 15 से 20 वर्ष के बीच में है और याद जहां से आपको आपका कालक्रम रहा है, मान लो 10 वर्ष के बाद बच्चों को सारी बातें याद रहती है। आप जरा गौर करिएगा कि जो आपका फील्ड है, जो आपका स्कूल है, जो आपका घर है या आपके पड़ोसी का घर है, जो आपकी सड़कें हैं जिस पर आप चलते हैं, क्या पहले भी वैसी थी, ये अब भी वैसी है? तो आप देखेंगे नहीं, समय के हिसाब से क्या होता है कि सड़क पर सड़क बनते चले गए, यानी पहले कच्ची सड़क था, फिर उसके ऊपर एक सड़क बना, फिर बना, फिर बना, बहुत सारे लेयर ऐसे बनते चले गए और जो सड़क पहले 2 फीट 4 फीट नीचे था वह 4 फीट ऊपर आ गया। नालियों का निर्माण हुआ। जब वह सड़क ऊपर आया तो स्वाभाविक है कि उसके नीचे बहुत सारी परत दबती चली गई होगी, जो आपने बहुत पहले यूज किया होगा वो सड़क के पहले परत में होगा। फिर दूसरा सड़क बना, उसमें कुछ अलग मटेरियल का यूज किया गया, तीसरा हुआ, और इसी क्रम में आप आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर नीचे दब गए। जो घर पहले सड़क के बराबर हुआ करते थे या सड़क से थोड़ा ऊंचा ही हुआ करता था, वो आप देखेंगे सड़क ही ऊंची हो गई है, घर ही नीचा हो गया है। क्या आपने ये उदाहरण कभी देखा है अपने, चाहे आप शहर में रहते होंगे तो वहां भी ये समस्या आई है, और चाहे गांव में रहते होंगे तो भी समस्या आपने देखी हो। अब यह जो आप समस्या देख रहे हैं, असल में हम इसको डेवलपमेंट कहते हैं, विकास का क्रम कहते हैं। और यह समस्या आपने 10 वर्ष का देखा है, और जब इसको हम लाखों वर्ष पहले के साथ कंपेयर करते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में पुरातत्व बना कैसे होगा। उस बात से आप एहसास कर पाएंगे कि लाखों साल पहले जो चीज यूज हुआ होगा वह कहां होगा, वो धीरे धीरे धरती के नीचे दब गया होगा, जिसको हमने कहा कि आर्कियोलॉजिकल माउंड है, यानी पुरातात्विक टीला है। यहां तक कल बात हो गई थी। अब इसको जरा डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है और यहीं पर समझने की जरूरत है। यहां से प्रश्न भी आते हैं और एक क्लियरिटी भी हमारी हो जाती है, नहीं तो आगे चल करके आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। यहां तक बातें क्लियर है? जो मैंने उदाहरण दिया, हाँ, मेरे क्लास नोट सही हो जाएगा ब्रजेश जी, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ये उदाहरण जो मैंने रियल उदाहरण दिया उससे आपको अब याद आ जाएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका अर्थ क्या होता है। बस इसी तरह तो समझना पड़ता है हमें सारी बातों को। कौन सी बात हम नहीं पढ़ रहे, पुरानी बातों को नए तरीके से पढ़ रहे। अब हमने कहा स्रोतों की व्याख्या, और हमने कहा एक पुरातात्विक माउंड है, आर्कियोलॉजिकल एक माउंड है, पुरातात्विक टीला, यही हमने लिखा था उस दिन भी, पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल माउंड, यही हमने देखा। पुरातात्विक टीला किसको कहा कि पुरातात्विक अवशेष जब धरती के नीचे दबते हैं तो धीरे धीरे उभार सा ले लेता है, एक उभरा हुआ भाग सा बन जाता है, और ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? पुरातात्विक टीला कहलाता है।
यही आकृति बना करके मैंने क्लास को समाप्त किया था। अब आते हैं कि क्या पुरातात्विक टीले यानी आर्कियोलॉजिकल माउंट एक ही प्रकार के होते हैं? जहां भी देखेंगे, चाहे उत्तर भारत में देखें, दक्षिण भारत में देखें, पूर्वी भारत में देखें, पश्चिमी भारत में देखें, हर जगह आर्कियोलॉजिकल माउंट एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लगातार हम डेवलपमेंट करते रहते हैं, लगातार डेवलपमेंट होता रहता है, मनुष्य का दिन प्रतिदिन वह डेवलपमेंट करता है, तो एक जैसा माउंट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी समस्या है, अपना विकास क्रम है। तो जिस क्षेत्र का जैसा विकास क्रम होगा या जिस कालखंड का जैसा विकास क्रम होगा, माउंट वैसा ही बन जाएगा, टीला वैसा ही बन जाएगा, उभरा हुआ भाग वैसा ही बन जाएगा। इसलिए यहां पर पुरातत्वविदों ने 2-3 टर्म्स यूज कर लिए। वो टर्म्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप जो इतिहास के छात्र हैं, आप कभी, बहुत सारे बच्चे एमए भी करते हैं इसी से, यही हो सकता है ग्रेजुएशन का भी पार्ट रहा हो, यहीं पर इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर हम आर्कियोलॉजिकल माउंड की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल माउंड होता क्या है? यह धरती की सतह से उभरा हुआ वह भाग, ऐसे लिख दें इसको एक बार फिर से, धरती की सतह पर उभरा हुआ वह भाग जो पुरानी बस्तियों के अवशेष हो सकते हैं। पुरानी बस्तियों को हम क्या कहते हैं? ओल्ड सेटलमेंट कहते हैं। ओल्ड सेटलमेंट का मतलब होता है, या सेटलमेंट का शब्द तो अलग होता है, लेकिन यहां पर हम इसको सेटलमेंट ही कह सकते हैं। गांव को ओल्ड सेटलमेंट का भाग होता है, और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। देखो, तार्किक है ना, ये तार्किक है। क्यों तार्किक है? अगर हम यह शब्द लिखते हैं कि इसके कई प्रकार हो सकते हैं, तो ये एक तर्क के साथ चलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेटलमेंट, जो ओल्ड सेटलमेंट है या माउंट है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो आपके मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए कि क्यों हो सकते हैं। इसलिए कि भौगोलिक विविधता है, जलवायु विविधता है, हर क्षेत्र का भूगोल अलग है, हर क्षेत्र की जलवायु अलग है। जो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल माउंट होगा, वो निश्चित रूप से डिफरेंट रहेगा, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि इतिहास का जब निर्माण होता है तो उस पर भूगोल का प्रभाव होता है। याद है ना पुरानी बात, या भूल गए? मेरी बात को जब तक मेरी क्लास में रहेंगे, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो बातें हम कहने जाते हैं या कह रहे होते हैं, वह समझ विकसित करने वाली बातें होती है। और अगर समझ विकसित हो जाती है, फिर ये सब लगेगा कि कुछ है ही नहीं, ये तो आप अपने ही कहानी लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसी लेवल पर आ जाएं, ताकि आपको किसी के हेल्प की जरूरत ना रहे। तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, और यहां पर लेंगे उदाहरण यानी एग्जाम्पल। और ये जो एग्जाम्पल होगा आपके लिए फैक्ट्स का काम करेगा। उदाहरण जब भी होता है इतिहास में, जब हम कहानी लिखते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं, तो वही एग्जाम्पल फैक्ट्स कहलाता है, जिसको आप कहते हैं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें ज्ञान करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा, दोनों जगह उपयोगी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? केवल फैक्ट्स ज्ञान करते हैं, भूल जाते हैं, फैक्ट्स ज्ञान करते हैं, भूल जाते हैं। एक बार पढ़ा फिर भूल गया, फिर पढ़ा फिर भूल गया, क्योंकि निश्चित रूप से फैक्ट्स हम भूलेंगे ही भूलेंगे, जो हमारे जीवन में काम नहीं आता है। आप अपने बच्चों के नाम नहीं भूलेंगे, अपने भाई बहन का नाम नहीं भूलेंगे, अपने गांव का नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके जीवन में यूज आ रहा है। जिस चीज को हम यूज नहीं करते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसलिए फैक्ट्स याद नहीं करना है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको लेकर के समझ सकते हैं। ठीक है, वनडे वगैरह एग्जाम की तैयारी यहां नहीं कराते हैं बच्चे, वनडे वगैरह एग्जाम की तैयारी नहीं कराते। इसको हम कहते हैं, जैसे पहला अगर हम कह दें, इसको कहेंगे एकल संस्कृति टीला। एकल संस्कृति, सिंगल कल्चर माउंट। क्या कहेंगे इसको? एकल संस्कृति की टीला कहें। एकल का मतलब क्या होता है? सिंगल अंग्रेजी में है,
एकल का मतलब वन होगा। अब कोई पढ़ाने वाला नहीं भी होगा तो भी हम जान लेंगे कि जब ये वन कह रहा है, सिंगल कह रहा है, यानी ऐसा माउंड होगा, ऐसा टीला होगा जहां एक ही संस्कृति की प्रधानता हो। एक ही संस्कृति का मतलब है एक ही कालखंड में विकसित संस्कृति की प्रधानता होगी। उसको हम क्या कह देंगे? सिंगल माउंड कह देंगे, सिंगल कल्चर माउंड कह देंगे। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सभी स्थलों पर, ऐसे सभी स्थलों पर एक ही संस्कृति की प्रधानता हो, एक ही संस्कृति की प्रधानता होगी। प्रधानता क्या होगी? ऐसे सभी स्थलों पर एक ही संस्कृति की प्रधानता होती है। जितने भी माउंट्स होंगे वहां पर सभी जगह एक ही संस्कृति के लक्षण हमें प्राप्त होंगे। यानी लगभग एक ही कालखंड का जो टीला होगा वह क्या होगा? ऐसा क्यों सवाल उत्पन्न होता है? इसलिए उत्पन्न होता है कि मान लो कोई भी क्षेत्र है, मान लो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे मान लो कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में मैं अगर 2026 में हूं और मैं मान लो जन्म मेरा होता है आज से 50 साल पहले, तो क्या केवल मेरा ही जन्म तो नहीं हुआ है दिल्ली में? दिल्ली जब से बसी होगी, जब से यहां मानव का आवास आया होगा, तब से ही यहां पर संस्कृतियां विकसित हुई होंगी। तो दिल्ली में संस्कृति के कई लेयर हो जाएंगे, बहुत सारे लेयर होंगे। हर 50 वर्ष में एक लेयर चेंज हो जाता हो। तो अगर हम दिल्ली की खुदाई करते हैं तो यहां बहुत सारे लेयर्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे संस्कृति के अवशेष दबे हुए मिलेंगे। लेकिन वैसा टीला, वैसा क्षेत्र जहां की खुदाई में केवल एक ही संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, उसको हम कहेंगे सिंगल माउंड टीला, यानी एकल संस्कृति कहेंगे, एकल संस्कृति टीला कहेंगे। दूसरा होगा मुख्य संस्कृति टीला। संस्कृति टीला होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं मेन कल्चर माउंड कह देंगे, मेन कल्चर माउंड कह देंगे। इसका मतलब क्या होगा? माउंड कह देंगे। मुख्य संस्कृति टीला क्या हुआ इस संदर्भ में? तो मुख्य संस्कृति की प्रधानता होगी। यहां मुख्य संस्कृति की प्रधानता होगी, परंतु अन्य संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलेंगे। अन्य संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, अन्य संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे संस्कृति टीले को हम क्या कहते हैं? मुख्य संस्कृति टीला कहते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा बहुसंस्कृति टीला। संस्कृति टीला हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में कह देंगे मल्टी कल्चर माउंड कह देंगे। मल्टी कल्चर माउंड, जहां बहुत सारे संस्कृतियों के साक्ष्य एक साथ मिलते हैं। अनेक संस्कृतियों के साथ यहां क्या होगा? यहां अनेक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो प्रायः एक ही साथ चलते दिखते हैं। एक ही साथ चलते दिखते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के कल्चर एक ही साथ डेवलप होते होंगे, ऐसा भी कोई जगह होगा। मुख्य संस्कृति टीला है, यहां मुख्य संस्कृति की प्रधानता होगी, परंतु अन्य संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। बहुत संस्कृति टीला है, यहां अनेक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो प्रायः एक ही साथ चलते हैं। अब यह संस्कृति होता क्या है, इसको मैं आगे स्पष्ट करूंगा जब मेन क्लास में आऊंगा,
वहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। हाँ, मुख्य संस्कृति टीला का अर्थ क्या होगा? मुख्य संस्कृति टीला लिखा हुआ है, यहां मुख्य संस्कृति की प्रधानता होगी, अन्य संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलेंगे। मान लो कि कोई ऐसा स्थल है जहां पर एक कल्चर डेवलप हुआ, जिसको कहते हैं, जैसे मान लो को उदाहरण लें, हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। मान लो कि कहीं पर वैदिक कल्चर का विकास हुआ, वैदिक कल्चर का विकास हुआ, लेकिन कुछ संस्कृतियां और भी हो सकती है, ऐसा कहा जाए। यहाँ क्या होगा, परंतु अन्य संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी मेनली क्या होगा, वहां पर एक संस्कृति का अस्तित्व होगा, लेकिन कुछ संस्कृति और भी होती है, क्योंकि एक ही स्थल पर हम, मैंने कहा ना, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तो कालखंड के हिसाब से सब लोगों ने अपना बसाव किया। मुगल भी थे, सल्तनत काल के लोग भी थे, हम भी हैं, उससे पहले भी लोग थे, तोमर शासक हुआ करते थे। लेकिन हो सकता है कि कोई स्थल ऐसा हो जहाँ की केवल एक ही कल्चर के लोग रहे और फिर वहाँ खाली कर दिया, वहाँ दूसरे कल्चर के लोगों का अस्तित्व नहीं रहा। ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इस संस्कृति, इस तरह से हम ऐसे टीलों की व्याख्या अलग अलग कर रहे होते हैं। मुख्य संस्कृति टीला क्या है, बहुत संस्कृति टीला क्या है। अभी भी आपको बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है, मैं जान रहा हूं, क्योंकि पढ़ रहे हैं नई चीज, ना आपने किताब पढ़ा है, ना इसके बारे में पहले सोचा था ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है, ये भी हमें पढ़ना होगा। आप शुरुआत करते थे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा को रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। अरे भाई, इतिहास वह नहीं है, इतिहास का वो एक पार्ट है। पार्ट से हम शुरू करते हैं। अब अगर आपको पेड़ पर चढ़ना हो तो क्या करेंगे, पहले डाली पकड़ के लटक जाएंगे या जड़ की तरफ से चढ़ेंगे। सीढ़ी पर चढ़ना हो तो एकदम कूद करके फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे या स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने नहीं पढ़ा है, होगा, हो सकता है मे बी पॉसिबल आपने इस तरह से पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं मैटर है ही नहीं एक जगह लिखा हुआ। आपने आपके जन्म से पहले ही जो बुक लिखी गई थी एनसीईआरटी की, उसमें यह मैटर दिया हुआ है, और वो मैटर अब अवेलेबल है नहीं। लेकिन मुझे तो एक्सपीरियंस है ना, मैं जानता हूं ना कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है और कहाँ तक आपको बेसिक ले जाना है। इसलिए हल्का सा मैंने नमक मसाला इसमें डाल दिया है, ताकि आपकी तैयारी संपूर्णता में हो सके। यहाँ जब फाउंडेशन बैच में आते हैं, इसलिए इस उद्देश्य आए हैं ना कि हम संपूर्णता में पढ़ के जाए। तो यह मेरा काम बनता है कि मैं आपको झांसे में ना रहने, मैं आपको पढ़ाऊं तो उस तरह से पढ़ाऊं ताकि आपको लगे कि फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस मेरे ऊपर विश्वास करके आप, जो मैं लिखा रहा हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस तरह से आप पढ़ते जाइए। हर एग्जाम निकलेगा। एक बच्चे ने कहा कि वनडे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वनडे तो मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन यह तो तय है कि इससे बाहर कुछ नहीं। अब वनडे हो, 2 डे हो, 10 डे हो, 15 डे हो, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम दें, चाहे ये नेट यूजीसी का एग्ज़ाम दें, चाहे टीजीटी पीजीटी देते होंगे, मुझे लगता, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना देते होंगे। और यूपीएससी का अगर ऑप्शनल भी आपका 6 होगा, हिस्ट्री यूपीएससी में ऑप्शनल भी आता है, तो ऑप्शनल भी हिस्ट्री का होगा, तो मैं दावा करता हूं कि 75% तो वहां से भी आप, वहां भी आपका कवर होगा। इसलिए केवल आप क्लास को अच्छे से करिए, बहुत मजेदार क्लास होगी। तो यहाँ अनेक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं जो प्राय एक ही साथ चलते देखते जाते हैं। अब तो हमने देखा कि एक माउंड बना हुआ है, एक टीला बना हुआ है, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन जब हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि ये बहुसंस्कृति टीला है, ये मुख्य संस्कृति टीला है, या एकल संस्कृति टीला है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने का भी कुछ तरीका होगा ना। तो जब हम कोई भी माउंड देखते हैं या टीला देखते हैं, टीला समझ रहे हैं ना, मैं माउंड बोलूं या टीला बोलूं तो आप समझ जाइएगा। जब हम कोई माउंड या टीला देखते हैं तो मैं देखता हूं या आप देखते हैं, हो सकता है घर के आपके आसपास ही कोई ऐसा खेत हो, ऐसा क्षेत्र हो जो ऊंचा दिखाई देता हो, ऊंचा दिखाई देता हो। पता नहीं आप लोगों ने शायद इस दृष्टिकोण से महसूस किया है या नहीं किया है। मैंने किया था। एक बार मैं नदी में स्नान कर रहा था, मैं कहानी आपको बताता हूं तो शायद आपको अपने जीवन की कहानी याद आ जाए। एक बार मैं नदी में स्नान कर रहा था, और नदी में स्नान करते हुए डुबकी लगाते हैं पानी में। आप लोगों ने नदी में नहीं किया होगा तो पता नहीं चलेगा। तो नदी में स्नान करते हुए मैंने डुबकी लगाई, और नीचे से टास्क ये था कि बहुत गहरी नदी है और उसके नीचे से आपको मिट्टी लेकर के आना है, यानी डुबकी लगा के जाना है सांस रोक करके, और वहाँ से मिट्टी खोद करके निकालना है पानी के नीचे से। बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि आप लोग साइंस भी पढ़ते होंगे कि जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो एक उत्प्लावन बल काम करता है जो आपके बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है। लेकिन आपको उस फोर्स के अगेंस्ट जाते हुए इतने देर तक सांस रोकते हुए, और हो सकता है कि 20 फीट अंदर जाकर के वो मिट्टी या जो भी है वहां पर अवशेष आपको निकालना है। ये टास्क दिया गया फ्रेंड के साथ। बहुत सारे बच्चे तो इस टास्क के बड़ा
मतलब कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और मैं भी देखता हूँ कि अपने बच्चों के संदर्भ में या अन्य बच्चों के संदर्भ में जो अभी के बच्चे हैं, उनको मोबाइल से जिस प्रकार से प्रेम है और आउटर एक्टिविटी उनकी जीवन में नहीं हो पाई है, तो बहुत सारा चीज़ उन्होंने अनुभव किया ही नहीं। बहरहाल, अब क्या हुआ था कि मैंने पानी में टास्क लिया, मुझे अच्छी तैराकी आती है, तो मैंने टास्क लिया और जा करके मिट्टी निकाला। जब मैं धरती के वहाँ गया, पानी की ज़मीन पर, सतह पर गया नदी के, तो वहाँ से मुझे एक ईंट प्राप्त हो गया। डुबकी लगाया और वहाँ तो अब टाइम नहीं है कि मैं वहाँ चूज कर सकूँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैंने डुबकी लगाई, जो हाथ में आया उसको लेके ऊपर आ गया। देखा मैंने एक ईंट का टुकड़ा है। अब ईंट का टुकड़ा है तो ईंट तो आप देखते हैं घरों में लगा होता है, ब्रिक्स होता है, घरों में लगा होता है। लेकिन मैंने देखा कि वो ब्रिक्स वह नहीं था जो घरों में यूज हो रहा है अभी। उस ब्रिक्स का आकार ही कुछ अलग था, अलग टाइप से वो बना हुआ था, अलग उसका कॉर्नर बना हुआ था, उसकी चौड़ाई मोटाई भी अलग हुआ करती थी। तो कौतूहल हुआ कि ये क्या चीज है भाई, ये तो वो चीज नहीं है। फिर बारी बारी से जितने 8-10 मित्र थे उस समय, मान लो आज से 30 साल पहले की बात हो रही है, फिर उन्होंने डुबकी लगाई और सब ने एक एक ईंट निकाला। सबके पास उसी टाइप का ईंट लगा हुआ था। अब इससे क्या पता चलता है कि शायद वहां पर कोई पुरातात्विक सामग्री दबी हुई होगी। फिर मैंने भुला दिया उस बात को, ना किसी को बुलाया, उसमें जागरूकता भी नहीं थी। ईंट ले जाकर के घरों में रख दिया, तो जागरूकता नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि वह कोई पुरातात्विक साइट हो जहां से कि ऐसी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हो या हुई हो। जब भी पुरातात्विक स्थलों की खुदाई हुई है, एक्सकेवेशन हुआ है या खोज हुई है, तो ऐसे ही एक सामान्य घटना से हुई है। जैसे एक आप आगे चल करके पढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्रासफुट। रॉबर्ट ब्रासफुट ने पहली बार एक पत्थर का औजार प्राप्त किया, ऐसे ही मद्रास के पल्लवरम में। और उन्होंने देखा कि ये तो पत्थर का औजार कुछ विशेष टाइप से बना हुआ है। चूंकि वो पुरातत्वविद थे, भूवैज्ञानिक थे, उनको पता चल गया कि यहां पर जरूर कोई ना कोई सभ्यता दबी हुई है। उन्होंने खुदाई करवाई। तो ये तो जानकारी होने पर डिपेंड करता है। तो जब हम ये वाला देखते हैं कि मुख्य संस्कृति टीला है, बहुत संस्कृति टीला है, यह तो एक टर्म है। लेकिन जब हम खोज कैसे करते हैं, ऐसे संस्कृति टीले की हम खोज कैसे करते हैं, कैसे सामग्री को हम निकालते हैं और कैसे पता चलता है यह सामग्री पहले की है बाद की है, उसके लिए हम किसी विशेष टर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पुरातात्विक स्थलों की खुदाई करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सकेवेशन कहते हैं। यानी उसको क्या कहेंगे, एक्सकेवेशन कहेंगे, एक्सकेवेटिंग ऑफ माउंड कह देंगे। जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पुरातात्विक सामग्रियां चूंकि टीलों के रूप में, टीलों के भीतर दफन होती है, भीतर दबी हुई होती है, अतः इससे इसकी प्राप्ति हेतु, अतः इसकी प्राप्ति हेतु टीलों की खुदाई करनी होती है, टीलों की खुदाई करनी होती है, जिसे पुरातात्विक भाषा में, तात्विक भाषा में क्या कहा जाता है, पुरातात्विक भाषा में एक्सकेवेशन कहा जाता है। एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन कहा जाता है। ठीक है, हम सीधा कहते खोदना, डिगिंग करना। खुदाई जैसे हम किया गया, हमने कहा यहां खुदाई की जाती है। खुदाई का मतलब क्या होगा, डिगिंग होगा, डिगिंग हो जाएगा, खुदाई करते हैं। लेकिन खुदाई शब्द हम यूज नहीं करते, डिगिंग शब्द यूज नहीं करते हैं पुरातात्विक भाषा में। उसका एक विशेष शब्द आता है जिसको हम कहते हैं एक्सकेवेशन करना, यानी उत्खनन करना। उत्खनन मतलब अच्छे से खुदाई करना। क्या शब्द आ जाएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि पुरातात्विक स्थलों की खुदाई होती है, उत्खनन होता है, आप कहेंगे उत्खनन होता है, डिगिंग नहीं होता है, बल्कि उसी को हम अच्छे शब्द में यूज करते हैं, उत्खनन यानी एक्सकेवेशन करते हैं। अब यहां अगर हम लिख दें एक्सकेवेशन क्या एक तरीके से होता है, नहीं, के प्रकार, एक्सकेवेशन के प्रकार क्या हो जाएंगे,
यह प्रायः दो तरीके से किया जाता है। पुरातात्विक टीलों की खुदाई या पुरातात्विक टीलों का उत्खनन दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा, जो पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन होगा वह दो प्रकार से किया जाएगा। ठीक है जी, दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है कि अनुलंब होगा। पहला क्या होगा? अनुलंब होगा, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल। क्या वर्टिकल आप समझते? नहीं समझते तो मैं समझाऊंगा। अभी मैं मान के चलता हूं कि मुझे हर चीज समझाना है, हर शब्द समझाना है, इसलिए प्रतिज्ञा बस 2.0 के शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि पढ़ेंगे भैया शब्दशः, यानी एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। और मजाल क्या है, याद नहीं होगा। इसके बाद भी जो बच्चे कहेंगे ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी गलती नहीं होगी। गलती ये होगी कि उन्होंने इस दृष्टिकोण से आज तक नहीं पढ़ा। उन्होंने इस कोर्स को लेने से पहले सिलेबस को नहीं समझा है कि हमें पढ़ना क्या है। उनको लग रहा था कि कहीं कुछ पढ़ लेंगे बस सफलता मिल जाती है। भैया आईएएस वैसे नहीं मिलता है। आईएएस आधुनिक जीवन के, आधुनिक काल के भगवान हैं, राजा हैं, मंत्री से भी बड़े शक्तिशाली होते हैं। इससे ही आईएएस नहीं बनेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग 9 लाख 10 लाख बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं 1000 सीट के लिए। तो बनेंगे तो भाई बड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। हमने क्या, पुरातात्विक टीलों का उत्खनन दो प्रकार से किया जाता है। एक है अनुलंब विधि से, वर्टिकल विधि से। अब वर्टिकल विधि क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। और दूसरा जो होगा हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी क्षैतिज विधि से। क्षैतिज विधि इसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल विधि से। और क्षैतिज विधि क्या होता है, अनुलंब विधि क्या होता है, इसको भी जरा जान लेते हैं कि दोनों में से कैसे करेंगे। अनुलंब का मतलब होता है, इसका मतलब होगा पुरातात्विक टीलों का दो प्रकार से करेंगे, अनुलंब विधि से, क्षैतिज विधि से। अनुलंब का क्या तात्पर्य होगा? अनुलंब विधि क्या होगा? विधि होगा ऊपर से नीचे तक सीधी खुदाई करना या सीधा उत्खनन करना। कैसे करेंगे? कि सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, सीधी खड़ी लंबवत उत्खनन करना। कैसे हो जाएगा? मान लो कि कोई एक साइट है, ऐसे साइट है, इसके बारे में पता करना है कि लेयर अलग अलग कैसे बना हुआ है। मान लो कि हमने अलग अलग लेयर यहां बनाया है। ये सभ्यता के स्तर को दिखा रहा है। अलग लेयर का मैंने पहले बताया, गांव का उदाहरण देके बताया था कि जब हम कुछ कालखंड के बाद देखते हैं तो भूमि थोड़ा ऊंची हो जाती है, जो हमारी पुरानी वस्तुएं हैं वो जमीन के नीचे दब जाती है, तो धीरे धीरे इसका एक लेयर बन जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस कालखंड में कौन था? अब हर लेयर की खुदाई करेंगे तभी तो पता चलेगा। लेकिन भूवैज्ञानिक करते हैं क्या, पुरातत्वविद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा एक यहां होल करते हैं, एक सीधा सीधा होल कर देते हैं यहां। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सीधा होल इन्होंने कर दिया यहां पर। और जिस लेयर से जो सामग्री मिली, मान लो इस लेयर से कुछ सामग्री मिली, 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 उसको एनालाइज करते हैं और तब पता चलता है कि इस पर कितने कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार के कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। सबसे सटीक उदाहरण इसका क्या होगा? सबसे सटीक उदाहरण जो होगा वह होगा, सटीक उदाहरण अगर देखा जाए यहां होगा कि राम मंदिर कहां बना है? अयोध्या की ऐतिहासिकता साबित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था, इसी विधि का प्रयोग किया गया।
ठीक है जी। कैसे किया? अब जानते हैं कि विवाद है भारत में कि अयोध्या नामक एक जगह है, वहां पर माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके नगरी वही हुआ करती थी जहां से वो शासन करते थे, ऐसा रामायण में लिखा गया है। लेकिन कालांतर में क्या देखा गया कि वहां पर एक मस्जिद बनी हुई थी। नियम अगर राम का है तो राम का मंदिर होना चाहिए, लेकिन कालांतर में देखा गया कि उस स्थल पर जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ, और मस्जिद हिंदू धर्म से अलग के धर्म के लोगों ने, जो मुस्लिम धर्म है, उन्होंने बनाया था। उनका वो धार्मिक स्थल है। अब भारत में एक लंबे समय तक विवाद चला कि क्या वहां पर पहले से ही मस्जिद था, क्या वास्तव में भगवान राम वहां थे भी या नहीं थे, या क्या पहले मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। लंबे समय से विवाद चल रहा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने के मुहम्मद का नाम आपने जाना, शायद सुना होगा। के मुहम्मद एक बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं जिन्होंने कि उत्तर भारत के मंदिरों की संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केवल उत्तर भारत के मंदिरों को समझना नहीं है, बल्कि चाहे फतेहपुर सीकरी हो अकबर के काल का, उनकी एक बहुत बड़ी खोज रही है। अलीगढ़ से संबद्ध थे, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबद्ध थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। और उन्होंने खास करके जो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं मुरैना वगैरह का क्षेत्र, वहां पर बहुत सारे मंदिरों की खोज की। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक फतेहपुर सीकरी जगह है, वहां पर अकबर का किला है, उस किले के अंदर इबादत खाने आदि की खोज उन्होंने की। इनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की। उन्होंने कहा कि आप उत्खनन कीजिए इस क्षेत्र का और पता लगाइए कि क्या मस्जिद के नीचे मंदिर भी थी या नहीं थी। अब पूरा तो हम उत्खनन कर नहीं सकते थे, तो इस टीम ने क्या किया, एक वर्टिकल खुदाई की और देखा किस लेयर पर कौन सी सामग्री हमें मिल रही है। जो जितना लेयर ऊपर होगा वो उतना नया होगा। तो देखा गया कि ऊपर के लेयर पर मस्जिद के अवशेष हैं, लेकिन नीचे के लेयर में मंदिर के खंभे या मूर्तियां अवस्थित है। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले यहां पर मंदिर हुआ होगा, फिर उस पर मस्जिद बनाई गई होगी। ऐसा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। तो इस विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत कम समय में निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं कि सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है। इस विधि से ऐसे लिख सकते हैं, इस विधि से अत्यंत कम खर्च तथा कम समय में ही विभिन्न संस्कृतियों की प्राचीनता का ज्ञान किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों की प्राचीनता का पता लगाया जा सकता है, विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाया जा सकता है बहुत कम समय में। मैं आशा करता हूं कि शायद आप उदाहरण को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। जो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, चित्र नहीं बन पा रहा होगा दिमाग में, वो फिर बातें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बात थोड़ी सी गूढ़ हो जाएगी। क्योंकि आपका भी तो उस लायक होना जरूरी है ना, ताकि ऐसी ऐसी चीजों को आप समझ पाए। क्या कहा हमने? अनुलंब विधि से करते हैं, सीधी लंबवत उत्खनन करते हैं। सटीक उदाहरण इसका हो सकता है, इस विधि से अत्यंत कम खर्च तथा कम समय में ही हम क्या कर सकते हैं, कम समय में ही विभिन्न संस्कृतियों की प्राचीनता का पता लगाया जा सकता है। कम खर्च क्यों होगा कि छोटे क्षेत्र की खुदाई करेंगे। एक कुआं भी खोदेंगे तो कितना खर्च हो जाता है। अब कुएं के बराबर की आकृति को लंबे दूर तक खोदना है तो बहुत अधिक मजदूर लगेंगे, और अगर पूरे संस्कृति को खोदना होता तब कितना मजदूर लगता। ये कम समय में और सटीक तरीके से पता लगाने के लिए किसी संस्कृति का सबसे बेहतर विधि माना जाता है। दूसरा जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका क्षैतिज उत्खनन। दूसरा क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका क्षैतिज उत्खनन। और यह, इसको हॉरिजॉन्टल जैसे एक्सकेवेशन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, इस विधि, यह विधि थोड़ा सा खर्चीला है, और इसमें हम क्या करते हैं कि संपूर्ण टीले की, इस विधि में संपूर्ण टीले की विस्तृत खुदाई की जाती है,
की जाती है ताकि किसी खास संस्कृति से जुड़े सभी तथ्यों का ज्ञान हो सके। खास संस्कृति से जुड़े सभी तथ्यों का ज्ञान हो सके। इस विधि में संपूर्ण टीले की विस्तृत खुदाई की जाती है ताकि किसी खास संस्कृति से जुड़े सभी तथ्यों का ज्ञान हो सके। अब क्या होगा, जैसे उदाहरण यहां लेंगे, हड़प्पा सभ्यता को ले सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कैसे होगी? वर्टिकल नहीं होगी, इसको क्या करना होगा? हॉरिजॉन्टल करना होगा। जैसे मैं अगर देखूं कि कोई उत्खनन अगर हो रहा हो या उत्खनन हुआ हो तो कैसा उत्खनन हुआ होगा, अगर कोई ऐसा मिल जाए मुझे मैप वगैरह तो मैं बता पाऊंगा। चूँकि अभी हड़प्पा संस्कृति नहीं पढ़ाना था, शायद मैंने वो फोटो आपके लिए नहीं लिया था, तो मैं देखता हूँ अगर कहीं मिल जाता है तो। नहीं, ऐसा फ़ोटो अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस प्रकार से वो उत्खनन होता था। लेकिन मान के चलो, जैसे ये करते हैं, किसी क्षेत्र का उत्खनन करना होता है, मान लो कि एक फ़ोटो तो है दिखा हुआ, जैसे नरकंकाल का फ़ोटो हमें दिखाई देता है, उसको मैं दिखा देता हूँ तो शायद उससे कुछ बातें क्लियर हो जाए। एक नरकंकाल का फ़ोटो है, तब तक आप लिखते जाइएगा, ध्यान से लिखते जाइएगा। ये सब उत्खनन से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वो फिगर आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे ये वाला देखिए, कितना बढ़िया फोटो है, आपके लायक। ये क्या है? मानव के कंकाल, स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन है। कैसे मिला ये ह्यूमन उत्खनन? ये इसलिए मिला कि हमने क्षैतिज खुदाई करी। जब हमने खुदाई करी, दिखाई कब्र है, और कब्र में हम देखते हैं कि दो मानव को साथ ही दफना दिया गया है। यहां पर भी देखें, यहां पर भी देखेंगे। या इससे हमें पता चलता है कि मानव को कैसे दफनाया जाता था। जब हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तभी ये हो पाता है, नहीं तो एक्सकेवेशन करेंगे तो सीधे इसको काटते हुए ड्रिल नीचे चला जाएगा, फिर पता नहीं चल पाएगा। तो जब एक संस्कृति का पता चलता है, मान लो कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिल गई, उसका हमने पूरे क्षेत्र का उत्खनन कराया, तब पता चला कि यहाँ कैसे नगर थे, किस प्रकार के लोग रहते थे, किस प्रकार के यहाँ संरचना बनी हुई थी, तब जाकर के हमें पता चल पाता है। ऐसे पता नहीं चलेगा कि कैसी संरचना पहले हुआ करती थी। इसलिए हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल करवाते हैं, उत्खनन करवाते हैं। और ये सब आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से सब चीज़ों का परीक्षण कर रहे होते हैं। ये एनसीईआरटी आप देखेंगे तो इस प्रकार के फोटो आपको दिखेंगे। ये सारे पुरातत्वविद हैं जो अलग अलग तरीके से परीक्षण कर रहे हैं। एक एक मिट्टी का परीक्षण करना होता है, एक एक औजार होता है, उसका परीक्षण करना होता है, किस यूज में होता होगा, अंदाज लगा करके लोग अपना मत निर्धारित करते हैं। यहां हमने देखा कि दो प्रकार का है। एक क्षैतिज उत्खनन, पहला हमने देखा अनुलंब विधि है, क्षैतिज उत्खनन है। इस विधि में संपूर्ण टीले की विस्तृत खुदाई की जाती है ताकि किसी एक खास संस्कृति से जुड़े सभी तथ्यों का ज्ञान हो सके। और यहां ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, उदाहरण ले सकते हैं, और उदाहरण हम ले सकते हैं किसका? उदाहरण होगा हड़प्पा संस्कृति की खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई या संस्कृति का उत्खनन, ठीक है, एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां किसी भी स्थल का देखें, चाहे मोहनजोदड़ो देखें, हड़प्पा देखें, उसकी विधि अनुलंब ही रखी गई, उसकी विधि क्षैतिज ही रखी गई है ताकि संपूर्ण सभ्यता का ज्ञान हो सके। अब कैसे पता चलता है? इतना तो हमने समझा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु पुरानी है या कोई वस्तु नई है? यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें एक विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। इसको कहते हैं पुरातात्विक विज्ञान, आर्कियोलॉजिकल साइंस इसको कहते हैं। पुरातात्विक विज्ञान के सहारे यह पता चलता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है या कितनी नई है। पहले से तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं कि पहले वाली पुरानी है या नई वाली पुरानी है। एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम यहां कर लेते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए बहुत सारे टर्म्स का यूज करना पड़ता है। कैसे? तो उदाहरण हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि पुरातत्व का अध्ययन होता कैसे। एक हेडिंग डाल दें, पुरातत्व का अध्ययन कैसे होता है। पुरातत्व
ठीक लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल। लॉजिकल कैसे लिखेंगे? तो आर्कियोलॉजिकल क्या? हाँ, अरे भाई, पुरातत्व का अध्ययन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? मैं थोड़ी देर में आपका चैट भी लूंगा। पुरातत्व का अध्ययन कैसे किया जाता है, इस हेडिंग को हम लेते हैं। उससे पहले आपका एक बार मैं चैट देखता हूं कि अगर कोई प्रासंगिक प्रश्न होगा तभी। जैसे आप पूछेंगे कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, इस क्लास में अगर आप यह पूछेंगे कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, ये क्या करूं, वो क्या करूं, इसका उत्तर पढ़ करके भी नहीं देंगे। समझ लीजिएगा मेरी बात को, कि अगर आप कहते हैं कि मेरे शब्द का उत्तर या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, तो कोई टीचर आपके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता है कि जब हम लाइव क्लास कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लाइव क्लास के दौरान जो बातें बताई जा रही होती है, केवल उससे जुड़े प्रश्न को ही तो हम ले पाएंगे ना। या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन तो है नहीं कि यहाँ हम डाउट क्लियर करेंगे उन चीज़ों का जो आपके जीवन में है। लाइव क्लास का मतलब होता है, या लाइव क्लास चैट का मतलब होता है कि जो लाइव क्लास में दिक्कत आई हो या जितना पढ़ाया गया है। जैसे मैं 2-3 चरण में चैट लेता हूँ। फर्स्ट में ले लिया आपका जो पिछले क्लास में समस्या रही होगी। सेकेंड में ले लिया जब मैंने कहा अब आप बताइए कि ये जो बातें अभी तक मैंने बताई थी वह सही है, यानी समझ पाए, ताकि मैं आगे बढ़ूं तो पीछे बातों में हमें डाउट ना रहे कि बच्चों ने समझा है या नहीं समझा है। अब यहां पर बताइए क्या अभी तक जो पढ़ी गई बातें हैं वह कर पाएंगे? अनुलोम विधि का सटीक उदाहरण वाला पार्ट सर एक बार और रीड कर दीजिएगा। तो सटीक उदाहरण क्या है? कैसे याद करें? जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे करिए। अनुलोम विधि का जो सटीक उदाहरण है, क्या है सटीक उदाहरण? हमने लिखा इस विधि से संपूर्ण टीले की विस्तृत खुदाई की जाती है। अगर ये लिखना चाहते हैं एक्सप्रेशन वाले में, इस विधि से संपूर्ण टीले की विस्तृत खुदाई की जाती है ताकि किसी खास संस्कृति से जुड़े हुए सभी तथ्यों का ज्ञान हो सके। जैसे हम मान कर चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का विकास यहां पर हुआ होगा, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे बल्कि पूरे क्षेत्र का हम क्या करेंगे? उत्खनन करेंगे, पूरे क्षेत्र का उत्खनन कर देंगे ताकि हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सके। ठीक है जी। तो पुरातत्व का अध्ययन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से पुरातत्व का अध्ययन किया जाएगा? सर संस्कृति को पहचान पाएंगे? संस्कृति को आप थोड़े ना पहचानेंगे, मैं थोड़े ना पहचानूंगा। पुरातत्वविद इसके लिए बैठे हैं ना। हम रिसर्च करने क्यों जाएंगे? जब रिसर्च करने वाले बैठे हुए हैं तो आपको नहीं पहचानना है। हो सकता है कि पूरा इतिहास पढ़ने के बाद आप खुद भी पहचानने लग जाए। मैं अभी बताऊंगा जब पूरा कोर्स आप करते चले जाएंगे तो पुरापाषाण काल वाला तो हो सकता है नहीं पहचान पाए या आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो मध्यकाल के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जैसे लाल किला है, आप जौनपुर में रहते हैं जौनपुर का किला है, अन्य जगह रहते हैं तो अन्य प्रकार के किलाए, आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे इस क्लास के बाद। इस क्लास के बाद नहीं, जब कोर्स खत्म होगा उसके बाद, क्योंकि मैं मध्यकाल पढ़ाऊंगा, कल्चर पढ़ाऊंगा, तभी तो आपको मैं बता पाऊंगा कि किसका क्या क्या विशेषता रहती है और क्यों कैसे अलग करते हैं। इसी बात का अध्ययन यहाँ भी करने वाले हैं कि पुरातत्वविदों को कैसे पता चलता है यह किसी खास संस्कृति से जुड़ा हुआ टीला है या कोई वस्तु एक ही संस्कृति का हो सकता है। क्योंकि मानव अगर मर जाता है, कोई मानव मर गया, दफना दिया, कैसे पता चलेगा किसकी हड्डी कौन सी है? कैसे पता चलेगा किस कालखंड का है? इसके लिए अध्ययन के लिए एक विज्ञान बना हुआ है और बहुत सारे टर्म्स हमें सपोर्ट करते हैं। तो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का अध्ययन कैसे किया जाता है? इसके लिए अनेक विधि बनी हुई है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए अनेक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब कहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कहना मुश्किल है। ठीक है जी। इसके लिए अनेक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और लेंगे उदाहरण। मैं बताता हूं क्वेश्चन कहां आता है उदाहरण। आपने जो कोर्स लिया है किस लिए लिया है? केवल पीटी क्वालिफाई करने के लिए
या केवल मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपने कोर्स लिया है सफलता पाने के लिए, फाइनल सफलता मिल जाए। अब कोई क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा इसके बारे में आप तनिक भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आपने जनरल स्टडीज में पढ़ा है तो क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अभी इंटरव्यू चल रहा है यूपीपीसीएस का। एक बच्चे को प्रश्न पूछा गया, अब क्या प्रश्न पूछा गया यह बताइए। प्रश्न पूछा गया कि रेडियो कार्बन विधि में किसी जीवित प्राणी में उपस्थित कार्बन की आधी उम्र कितनी होती है, कि आधी उम्र कितनी होती है। कहां पूछा गया? ना पीटी में पूछा गया, ना मेंस में पूछा गया। कहां पूछा गया? इंटरव्यू में, थर्ड फेज में जाके पूछा गया। अब आप परीक्षा को मना कर देंगे कि नहीं आपने गलत कर दिया या न्याय कर दिया आपने, ये तो आपको पीटी में पूछना चाहिए, मेंस में क्यों आपने नहीं पूछा, फिर इंटरव्यू में क्यों पूछा, मैं इंटरव्यू का बहिष्कार करता हूं। ऐसा आप कह सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। तो जो हम पढ़ते हैं मैटर, इसलिए फाउंडेशन बैच को वरीयता दी जाती है, या बच्चों को कहा जाता है कि आप एक बार फाउंडेशन बैच जरूर पढ़िए। जो हम मैटर पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, वर्बल भी बन सकते हैं। इसलिए हम डिटेल्स में पढ़ते हैं ताकि ऐसे जगह पर हमें नहीं। अब देखो वो बच्चा यहाँ पास कर गया, जबकि उससे क्यों क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तो उसने इतिहास पढ़ा था, दूसरा उसने फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी उसने अच्छी खासी डिग्री हासिल की हुई थी। जैसे आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा कि अच्छा आपने फिजिक्स में किया है, लो फिजिक्स के क्वेश्चन आने दनादन शुरू हो जाएंगे, और वहां अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो माना जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उससे बैड इंप्रेशन आता है। तो मैं यही लिखाने जा रहा था, हर जगह से क्वेश्चन बनेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अनेक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अनेक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। और यहां लेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल, कैसे विधि का प्रयोग करेंगे। इसको मैंने आपके लिए 7-8 विधि बना दिया है, हर जगह से प्रश्न होते हैं और आप तैयार रहिएगा। आपके लिए मैं टेस्ट भी तो लूंगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दूंगा आपको कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी मर्जी पर चलेगा, और नहीं टेस्ट में परफॉर्म करेंगे तो मैं खड़ी खोटी भी सुनाऊंगा। ध्यान रखिएगा, टेस्ट उतना ही पहले से घोषित होगा कि इस दिन हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, और पता होगा आपको कि इतने से इतने दिन के बीच में मैंने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा। हूबहू क्वेश्चन आपके पीडीएफ से ही आएगा। पहले फेज में यही टेस्ट लेते ताकि पता चल पाए कि बच्चे रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खाली कोर्स लेकर के गार्जियन को दिखा दिया हमने पढ़ाई की शुरुआत की थी, कर दिए, और गार्जियन बाद में कहेंगे, र्यूमर फैलाएंगे, अरे कोचिंग करने से कुछ नहीं होता है, कोचिंग से कुछ नहीं होता है, कोचिंग सफल थोड़े नहीं करा देगा। अब ये बताओ कि बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं तो कोचिंग क्या करेगा, कितना सर फोड़ेगा कोचिंग आपके पीछे। तो इस बात को भी सिद्ध कर देते हैं कि पढ़ाई में कोई दोष है। तो आप तैयार रहिएगा इस बात को लेकर के। इसके लिए हम क्या करते हैं, अनेक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम पहला ही कहते हैं रेडियो कार्बन विधि, पहला ही हम कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि जिसको हम कहते हैं, रेडियो कार्बन का एक टर्म आता है, C14 करके एक टर्म आता है, और इसको हम कहते हैं विधि। रेडियो कार्बन में देखेंगे कि एक टर्म आता है आपका, और वह टर्म है C14। सी मतलब कार्बन है, और कार्बन का जो 14 आइसोटोप है, कार्बन का जो जिसको हम 14 के रूप में कहते हैं, कि विशेष प्रकार का आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जब हम इसको स्वतंत्र वातावरण में छोड़ देते हैं, ये अपने आप धीरे धीरे क्षणित होता रहता है, अपने आप धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे। वो वातावरण में अपने आप घुलता रहता है। तो एक विशेष प्रकार का कार्बन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, या जीवित पदार्थ है उसमें, चाहे पेड़ हो पौधे हो, जो भी सांस लेता है उसमें एक विशेष प्रकार का कार्बन पाया जाता है जिसको हम 14 कार्बन कहते हैं।
अब पुरातत्वविद अगर किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो वहां पर उम्र निकालने के लिए C14 विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पुरातत्वविदों को पता है कि एक जीवित प्राणी जब तक रहेगा, जैसे मैं अभी जीवित हूं, आप जीवित है, तो हमारे शरीर में C14 पाया जाएगा, कार्बन पाया ही जाएगा। और कार्बन ये कंस्टेंट रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवित पदार्थ में C14 लॉस नहीं होता है, लॉस तो होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो वो तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन हम सांस के माध्यम से फिर से उसकी पूर्ति कर देते हैं। कार्बन निकला, लेकिन कार्बन को हमने फिर से गेन कर लिया। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तो कार्बन हमारे शरीर में मतलब एकदम कंसिस्टेंसी में चलता रहता है, एकदम से संपूर्ण रहता है। लेकिन अब हमारी सांस रुक गई है, तो अब क्या होगा, हम नया कार्बन तो नहीं ले पाएंगे, पुराना कार्बन हमारे शरीर से निकलता चला जाएगा। और ये निकलने की दर एक निश्चित मात्रा में ही होती है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन 100 ग्राम निकल गया, किसी दिन 1 किलो निकल गया, ऐसा नहीं है, एक निश्चित मात्रा में ही क्षरित होती रहती है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं और C14 की मात्रा को देखते हैं कि किसी भी वस्तु में जो पुरातत्व में दबा हुआ था उसमें C14 की मात्रा कितनी है। और पुरातत्वविदों को पता होता है कि कितनी मात्रा घटेगी तो कितना उम्र हम काउंट कर लेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है। तो C14 विधि एक बेहतरीन विधि मानी जाती है जब हम किसी फॉसिल्स का जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए C14 विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां पर क्या है, कार्बन विधि से किसी जीवित प्राणी में उपस्थित कार्बन की आधी उम्र कितनी हो सकती है, इस प्रश्न का भी उत्तर अभी तुरंत मिलेगा अगर आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो रेडियो कार्बन विधि है, सबसे बढ़िया है। यह क्या है, एक रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। C14 क्या है, एक रेडियो धर्मी यानी रेडियो एक्टिव एक समस्थानिक हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, आइसोटोप होगा, रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो प्रत्येक जीवित वस्तु में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है, निश्चित मात्रा में पाई जाती है। यह क्या है, एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। C14 क्या है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो प्रत्येक जीवित वस्तु में एक निश्चित मात्रा में निश्चित रूप से पाई जाती है, रेडियो आइसोटोप है। और हम क्या देखते हैं कि C14 लेकिन जब वह वस्तु या जो भी जीव है मृत हो जाता है, उसके शरीर से एक निश्चित मात्रा में C14 का क्षरण होता रहता है। इसको मैं पूरा कर देता हूँ। C14 एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो प्रत्येक जीवित वस्तु में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। जब तक जीव जीवित रहता है, उसके शरीर में C14 की मात्रा स्थिर रहती है, परंतु मृत होने पर C14 के का एक निश्चित क्षरण होना प्रारंभ होता है, निश्चित दर से क्षरण होना प्रारंभ होता है, जिसका प्रारंभ होता है इसी क्षरण के दरों की गणना कर वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक जीवाश्म यानी फॉसिल्स की उम्र का पता लगाते हैं, कि उम्र मतलब एज होगा का पता लगाते।
ध्यान रहे कि क्या ध्यान रहना है, C14 की आधी उम्र की आधी आयु कितनी होती है, C14 की आधी आयु जो होती है किसी भी वस्तु में C14 की जो आधी आयु होती है वह कितनी होती है, वह होती है लगभग आप देखेंगे तो 5000 के वर्ष के आसपास की होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, जो आधी उम्र होती है C14 की जो आधी उम्र होती है वह कितनी होती है कि 5568 वर्ष की होती है। आधी आयु क्या होते हैं, 5568 वर्ष की होती है। आधी उम्र कितनी होती है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस C14 की आधी आयु कितनी होगी, 5567। यानी वैज्ञानिकों ने देखा कोई वस्तु है, चाहे पेड़ हो, मनुष्य हो, फॉसिल्स हो, स्केलेटन हो, उसमें देखा कि कार्बन की मात्रा कितनी है, देखा 50%, जितना होना चाहिए उससे 50% है। इसका मतलब होगा कि वह फॉसिल्स 5568 वर्ष पहले बना या मृत हुआ हो। जरूरी नहीं कि सब में आधा ही हो, उसी के हिसाब से गुणनफल अपना निकाल लिया जाएगा। जैसे हम कहें कि पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी, तो पूर्ण आयु मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, उससे हो जाएगा। यानी C14 की पूर्ण आयु कितनी होगी, कि पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी, पूर्ण आयु हो जाएगी 5568 मल्टीप्लाई बाय 2, जितना हो जाएगा उतना डाल दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर पूर्ण आयु की हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, तो लगभग 11000 समथिंग हो जाएंगे, जहां तक आप समझ पा रहे हैं। नहीं, यही तो हमें पढ़ना होता है, और क्या पढ़ना होता है, कुछ विशेष नहीं, इतना ही तो हमें पढ़ना होता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प, इसको अच्छे से आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी का नोट्स बनाए, बिल्कुल बनाना है, लेकिन यहां नहीं पूछना है प्रवीण कुमार जी, क्लास 1 से शुरू करना है। जैसे ही आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको करना है क्लास 1 से ही शुरू करना है। 5568 है, 1568 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो इतना कितना हो जाएगा, 11,136। 11,136 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अनुज जी ने कहा 11,136 वर्ष हो जाएगा। अब भूवैज्ञानिक क्या करेंगे, पुरातत्वविद क्या करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि वहां से एक सैंपल लेंगे, देखेंगे कार्बन कितना बचा हुआ है। तो अगर संपूर्ण रूप से क्षरण हो गया, यानी उसके बॉडी में कोई C14 नहीं बचा है, इसका मतलब है वह वस्तु, वह व्यक्ति 11000 साल पहले ही मर गया होगा, या उसमें उसने सांस लेना बंद कर दिया होगा। इस तरह से क्या पता करते हैं कि कौन सी वस्तु पुरानी है, कौन सी नई है। एग्जैक्ट यही सवाल आपने पूछा था, क्या पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई पुरातत्व किसका है, नहीं है। और जो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा वो क्या पूछा, रेडियो कार्बन विधि में किसी जीवित प्राणी में उपस्थित कार्बन की आधी उम्र कितनी होती है। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया। क्या पीटी मेंस और इंटरव्यू में अंतर है, क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। यहां पूछा जा रहा है कि आधी उम्र कितनी होगी, तो आधी उम्र कितनी होगी, 5568 ईयर होगा, जो वर्तमान ईयर है 12 महीने वाला। जरूरी नहीं है कि ईयर सब दिन एक जैसा ही रहा होगा, यहां इतनी उम्र हमारी किसी भी चीज की रही होगी, ऐसा हम करते हैं। ठीक है जी, ब्रजेश जी मैंने बता दिया था, 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आप हो जाएगा। कि अनुलंब विधि वाला बताना था, आप खजांची विधि बताए हैं। अनुलंब विधि बताना क्या पूछ रहे हो ब्रजेश जी, नहीं समझ पाए, कुछ बच्चे ऐसे होते, थोड़ा एक बार दोबारा क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि अपने समझ से तो मैंने बताया है। कोई दिक्कत विशेष होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर बैक होकर के वह चीज़ देखना संभव नहीं होगा, क्लास अटक जाएगी। एसएससी टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अगर मैंने अपने हिसाब से बताया कि ये रहा हुआ, आपके अनुरोध पर फिर दोबारा बताया, फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा जब भी आप जाएंगे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँगा कि आप जरूर समझ के चले, क्योंकि इतना टाइम लगा रहे हैं, तो आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है जी, इसे माप करके हम क्या करते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए, आयु निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, किसी की भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कोई भी विधि हो सकता है, किसी पेड़ का, ये सब बातें यहां आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि
थोड़ा समाजीकरण आपका कम हुआ है। हो सकता है कि आपने किसी संग्रहालय को विजिट ही नहीं किया हो। कभी आप घर से बाहर निकले हैं या निकले भी होंगे तो कुछ देखने गए होंगे, मेला देखने गए होंगे या अन्य चीज़ों को देखने गए होंगे। कभी आप किसी दूसरे शहर में जाएं, बड़ा शहर है जैसे लखनऊ है, प्रयागराज है, दिल्ली ही आते हैं या अन्य जगह जाते हैं, कोई पटना में है तो वहाँ पर भी है, जयपुर में है तो वहाँ पर भी है, सारनाथ है तो वहाँ पर भी है। अलग अलग जगह पर ऐसे संग्रहालय बने हुए जिसको म्यूजियम कहते हैं, ऐसा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना हुआ है। करके उसको थोड़ा देखिए कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में है क्या। मैंने देखा एक जगह पर दिल्ली में भी एक नेशनल म्यूजियम है, देखा कि एक पेड़ रखा हुआ है, पेड़ है ना जो ट्री है, और पेड़ वह पत्थर में बदल गया है। अब इतना पुराना था, इतना प्रेशर उसके ऊपर आया कि पेड़ आपको लकड़ी का नहीं लगेगा, वो पत्थर का है। लेकिन ये सारी बातें बताई नहीं जा सकती, इसको तो आपको अनुभव ही करना पड़ेगा, जब मौका लगेगा जरूर जाएंगे। अन्य विधि क्या होगी? एक तो हमने देखा C14 वाला। अन्य विधि क्या हो जाएगी? अन्य विधि, अन्य मेथड क्या हो जाएगा? यहां पर कुछ विधियों को और भी देख लेंगे, और यह विधि भी हमारे लिए करेगा किस चीज का काम? तो करेगा किस चीज का काम? करेगा हमारे जानकारी को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है जी। हमने क्या देखा? यहां पर एक विधि है, जैसे हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र, ये हम क्या करते हैं? पुरालेख यानी प्राचीन लेख, पुरा मतलब प्राचीन होता है, इसको हम कहते हैं इपिग्राफी। इपिग्राफी कहते हैं। पुरालेख क्या होता है? प्राचीन काल की लेखन विधि का अध्ययन करना, करने का विज्ञान, ताकि पता किया जा सके कि लेखन शैली का, मानव ने लेखन शैली का विकास कैसे किया, लेखन शैली का विकास किससे किया, कैसे किया। मानव ने लेखन शैली का विकास कैसे किया, इसको हम कहते हैं इपिग्राफी। का मतलब क्या होगा कि प्राचीन लिपियों का अध्ययन करते हैं। इसके तहत प्राचीन लिपियों मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट होगा, का विकास कैसे हुआ। इसके तहत प्राचीन लिपियों का अध्ययन किया जाता है। लिपि क्या होता है? लिपि होता है लिपि यानी स्क्रिप्ट क्या होता है? जिसमें किसी भाषा को लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे हम देखेंगे हिंदी के लिए हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? हिंदी के लिए देवनागरी लिपि। हिंदी या संस्कृत के लिए हम क्या करते हैं? तो देवनागरी लिपि होता है। मान लो अंग्रेजी के लिए हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के लिए हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? ये आपको उत्तर देना है। जैसे हिंदी, ये जो लिखा जा रहा है ना, ये देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। लेकिन अंग्रेजी में हमने जब इपिग्राफी लिखा तो इसके लिए हमने क्या कर दिया प्रयोग? एक दूसरे टाइप से लिखा। इस टाइप से ये नहीं लिखा हुआ है, ये अलग टाइप से लिखा हुआ है। इस टाइप से अगर इसी चीज को लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे? इस तरह से लिख देंगे, इपिग्राफी कर देंगे। अगर हम इसी अंग्रेजी को, इपिग्राफी को इस तरह से लिख देते हैं तो एक्चुअल में हम देवनागरी में लिखते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा देवनागरी में तो नहीं लिखी जाती है, वह किसी विशेष स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उस स्क्रिप्ट का नाम क्या होता है? उस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं रोमन स्क्रिप्ट, रोमन लिपि। पहले जैसे ब्राह्मी लिपि होता था, क्या कहेंगे? रोमन लिपि। पहले क्या होता था? पहले के काल
काल में किसका यूज होता था? पहले के काल में यूज होता था ब्राह्मी लिपि। क्या है ब्राह्मी लिपि, सब हम आगे भी चर्चा करेंगे जब एडवांस पर जाएंगे। तो पुरालेख शास्त्र क्या कहता है कि प्राचीन काल के लेखन विधि का अध्ययन करने का विज्ञान है, ताकि पता किया जा सके मानव ने लेखन शैली का विकास कैसे किया। इसके तहत प्राचीन लिपियों का अध्ययन किया जाता है। लिपि जिसमें किसी भाषा को लिखा जाता है, जैसे संस्कृत हिंदी को हम लिखते हैं देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी को लिखते हैं रोमन लिपि में। पहले के काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, करुष्टी लिपि का प्रयोग होता था, बहुत सारे अन्य लिपियों का प्रयोग होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ ठीक है, आपने कहा रोमन लिपि कह दिया, ठीक है, बताया था। अब हम चलते हैं एक नया विधि, अन्य विधि हमने देखा। एक है आपका पुरालेख शास्त्र। सबको समझते जाइए, क्योंकि इसके समझ के बगैर हम आगे जब भी पढ़ेंगे तो रटंत्र विद्या ही हो जाएगा। यहां हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ पाएंगे बेसिक चीज, क्योंकि ये चीज हमें हर जगह काम देने वाला है। जब भी यूज करेंगे, पुरातत्व, अभिलेख, स्क्रिप्ट, इपिक, कुछ भी यूज करेंगे तो ये आपको यूज होना ही होना है। तो आपको यहां से देख लेना है, और इसके आधार पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनने वाले। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। टेस्ट लेना है ना मुझे, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। और अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो सारी हेकड़ी आपकी निकल जाएगी। और जो आप अच्छा पहन करके ऐंठ करके चलते हैं कि मैं इतना बढ़िया हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, आप तो टीचर को भी सुना देते हैं कि आपको पढ़ाने, मैं आपका पढ़ाया मुझे समझ नहीं आता है। मैं ऐसे बच्चों से बड़ा दया मैं रखता हूँ जो बच्चे कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर को ऐसे कहें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारी समस्या है, बार बार पढ़ो उसी चीज को। टीचर इसमें क्या करेगा? तुम्हारे दिमाग में घुस करके तो नहीं पढ़ा देगा ना। तो पहले संकल्पित होना पड़ेगा कि हमें इस एग्जाम के लिए जाना है। देखा देखी नहीं करना है कि शर्मा जी के बेटे ने सिविल की तैयारी की तो वर्मा जी का बेटा भी कर लेगा। रुचि होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज एक विशेष एग्जाम है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है। तो सर्वश्रेष्ठ आप ऐसे नहीं बनेंगे, उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत होगी। घबराइए मत, हम लोग साथ में। ठीक है जी। इसके तहत लिपियों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र। एक शब्द आता है आर्चियोमेंट्री, यानी पुरातत्व मिति। एक शब्द आता है पुरातत्व मिति, शब्द कहते हैं। पुरातत्व मिति को क्या कहते हैं? आर्चियोमेंट्री कहते हैं। आर्कियोमेंट्री क्या है? आर्कियोमेंट्री अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है, अगर हम एक शब्द डालते हैं पुरातत्व में, आप पुरातत्व जैसे इतिहास पढ़ते हैं, पुरातत्व देखते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक बहुत ज्यादा प्रयास कराते हैं। पुरातात्विक सामग्रियों की वैज्ञानिक जांच, किसी भी विधि से वैज्ञानिक जांच अगर हम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्कियोमेंट्री कहते हैं, यानी पुरातत्व मिति कहते हैं। एक शब्द आता है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान को क्या कहेंगे? पैलियोंटोलॉजी कहेंगे। ठीक है जी। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म को हम कहते हैं फॉसिल्स का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ताकि इस अध्ययन से पता होता है, अध्ययन से जीवाश्म का उम्र, लिंग, नस्ल, श्रेणी आदि का ज्ञान किया जाता है। अब मान लो कि एक हड्डी है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन स्त्री है कौन पुरुष है? कैसे पता चलेगा कि ये हड्डी पशुओं की है या मनुष्य की है? ये कैसे पता चलेगा कि पुराना है या नया है? इसके लिए अलग से एक विज्ञान ही बनाया गया है जिसको पैलियोंटोलॉजी कहेंगे। जीवाश्म मतलब जीव का अश्म, जीव का अवशेष। जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवाश्म मतलब होता है जीव का अवशेष। अवशेष किसी प्रकार के हो सकते हैं,
जीवाश्म मतलब क्या होगा? जीव का अवशेष। ठीक है जी, जीव का अवशेष है। तो जीवाश्म का अध्ययन करने वाला विज्ञान, इस अध्ययन से जीवाश्म का उम्र, लिंग, जीवाश्म की उम्र, लिंग, नस्ल, श्रेणी आदि का ज्ञान किया जाता है। अब किस टाइप के लोग हैं, जैसे आप बहुत सारे लोगों को अभी आपने देखा होगा जीवित में, जैसे आपका चेहरा कैसा है? थोड़ा गेहुआ कलर का है, ना बहुत काला है ना बहुत गोरा है। लेकिन आप ब्रिटेन के लोगों को देखेंगे तो बहुत गोरा है, अफ्रीकन लोगों को देखेंगे तो बहुत काला है। ये एक विशेष प्रकार का नस्ल होता है, विशेष प्रकार की प्रजाति होती है। तो जब हम जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो खोपड़ी या हड्डी वगैरह देख करके पता लगा लेते हैं कि किस नस्ल का व्यक्ति रहा होगा, उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी कह देते हैं। एक होता है पैलियोपैथोलॉजी, पैलियोपैथोलॉजी कहते हैं। इसको पैलियोपैथोलॉजी ही लिख देते हैं। ठीक है जी, पैलियोपैथोलॉजी का मतलब होता है, इसका तात्पर्य होगा आपका कि जीवाश्म की हड्डियों का विशेष रूप से विश्लेषण करना। जीवाश्म की हड्डियों तथा उसके या उसकी संरचना, उसके रोग आदि का विशेष तौर पर विश्लेषण करना, विशेष तौर पर विश्लेषण करना। यह हो जाएगा, ये पैलियोपैथोलॉजी जीवाश्म की हड्डियों तथा उसकी संरचना, उसके रोग आदि का विशेष तौर पर विश्लेषण करना। जीवाश्म की हड्डियों तथा उसकी संरचना, उसके रोग आदि का विशेष तौर पर विश्लेषण करना। एक होता है नृवंश विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, नृवंश विज्ञान। इसमें क्या होता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप क्या मतलब होता है? एंथ्रोप मतलब मनुष्य हुआ, जीव हुआ, यानी मानव की उत्पत्ति, उसके विकास का वैज्ञानिक अध्ययन। मानव की उत्पत्ति तथा उसके विकास का विशेष अध्ययन। उपरोक्त के अलावा हाल के दिनों में कई नई पद्धतियां भी प्रयोग में लाई जा रही है, प्रयोग में लाई जाने लगी है, जिसमें लाई जाने लगी है, जिनमें शामिल है यूरेनियम विधि, परागन विधि। परागन विधि का मतलब क्या होता है? यूरेनियम से भी हम, जैसे किसी क्षेत्र में मान लो यूरेनियम एक्टिविटी है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि यहां पर क्या रहा होगा। परागन विधि का होता है, जैसे दो पुष्प है, दो फूल है, और दो फूल में जब एक फूल का पराग दूसरे से मिलता है, पराग को हम नेक्टर ही कहते हैं जनरली, एक फूल का पराग दूसरे से मिलता है तो फिर नए फूल की उत्पत्ति होती है। फूल खिलते हुए आपने देखा है ना, और आपने ये समझा ही नहीं होगा कि फूल खिलता कैसे, जबकि फूल की बनने की प्रक्रिया भी लगभग वही है जैसा कि हम मनुष्य की उत्पत्ति को देखते हैं। तो एक पुष्प दूसरे पुष्प से आकर मिलता है, जैसे एक भंवरा है और वो कहीं दूसरे फूल पर बैठा, उसके पैर में उसका नेक्टर लगा और तीसरे फूल में आकर मिला, तो एक नई प्रकार की प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ होगा, इसका भी अध्ययन किया जाता है नए विज्ञान के साथ इसका अध्ययन किया जाता है। फिर हम देखते हैं लिडार होगा, लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगा, लिडार विधि। लिडार
एंड रेंजिंग हो गया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया, डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। लिडार, इससे हम क्या करते हैं, इससे लेजर लाइट द्वारा पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। लेजर लाइट द्वारा पृथ्वी का अध्ययन करना, ताकि पुरातात्विक सामग्रियों का पता लगाया जा सके, सामग्रियों का पता लगाया जा सके, लगाया जा सके। डिजिटल मैपिंग आजकल हो जाता है, डिजिटल मैपिंग। फिर हम देखते हैं ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार का हम यूज करते हैं, पेनिट्रेशन रेडार, जिसको हम क्या कहते हैं, जीपीआर कहते हैं तकनीक। जीपीआर होगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन टेक्निक हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं कि रडार के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अवशेषों की खोज, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से अवशेषों की खोज, गूगल मैपिंग कर सकते हैं, गूगल मैप यानी सैटेलाइट इमेज, डिजिटल मैपिंग आदि। एक यहां पर मैंने छोड़ा है और उसको कहते हैं मुद्राशास्त्र। इसको मैंने विशेष रूप से रखा था क्योंकि इसकी चर्चा मुझे कल करनी थी। इसको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। मुद्राशास्त्र यानी प्राचीन सिक्कों का अध्ययन, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन। अगला टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, पुरातत्व का निर्माण करते हैं। उन पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारे हम इतिहास का निर्माण करते हैं। जो इतिहास आप पढ़ते हैं उनमें इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है इतिहास को बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी हमने पत्थर देखा कह दिया कि किसी काल का होगा, नहीं। उसका क्या किया जाता है, भौगोलिक जांच की जाती है, वैज्ञानिक जांच की जाती है। और ये वाला जो पार्ट है ना, न्यूमिस्मैटिक्स वाला यानी मुद्रा शास्त्र वाला, ये थोड़ा सा मुख्य परीक्षा में भी चला जाता है। इसको मैं कल डिस्कस करूंगा कि मुद्रा शास्त्र क्या है। और एक जब हम सिक्कों को देखते हैं, कॉइन्स को देखते हैं, तो कॉइन्स असल में क्या कहता है, कॉइन्स के अपने इतिहास से। मैं थोड़ा कॉइन्स आपको दिखा देता हूं कि कॉइन्स के अपने इतिहास से। जैसे आप देखोगे कॉइन्स को तो बहुत अधिक कॉइन्स आपको दिखाई देगा। जैसे ये देखो, इस प्रकार का कॉइन्स होगा, इस प्रकार के कॉइन्स होंगे, इस प्रकार के। ये कॉइन्स अलग है, ये कॉइन्स अलग है, ये कॉइन्स अलग है, ये वाला कॉइन्स अलग है। ये कुछ अलग कहानी कह रहा होता है, ये कुछ अलग कहानी कह रहा होता है। इस पर थोड़ा सा हमें और भी मैटर लेना पड़ेगा। और जब ये सारी बातें पढ़ लेंगे तो इसको एडवांस लेवल पर भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया है, एनसीईआरटी की भी बातें क्लियर हो जाए और एडवांस की बातें क्लियर हो जाए। क्या कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लेंगे, क्योंकि परंपरा रही है कि क्लास के प्रारंभ होने से पहले, क्लास के बीच में, तब जब मैं कहूँ कि आप चैट कीजिए, और तब जब क्लास एंड हो जाए तो मैं चैट करूँगा, यानी चैट देखूँगा आपका, ताकि आपको अगर कोई परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको मैं डिस्कस कर सकूं। और फिर क्लास 2 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगी। इनफैक्ट समाप्त हो गई है क्लास। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट कीजिए। मैं 1 मिनट के लिए कुछ चैट देखूंगा और फिर मैं क्लास को एंड ऑलरेडी कर दूंगा। आप जो निकलना चाहते हैं बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा चैट देख करके जाता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे खोज होगी, जैसे कैसे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग से, कि हम क्या करते हैं, कभी आपने एक्सरे कराया है? एक्सरे में आप देखेंगे कैसे फोटो निकल जाता है। जब शरीर है और किसी के सामने खड़े होते हैं और वहां से कैसे फोटो निकल जाता है, फेफड़े का या जिस चीज का कराना चाहते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग हम जमीन में भेजते हैं और जहां से वो टकरा करके वापस आती है, वापस आने की दर क्या है, किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है,
जैसे आप रबर का एक बॉल लीजिए, रबर का एक बॉल है ना, जो गेंद होता है आपके पास, उसको क्या करिए, आप जमीन पर पटकिए, आप देखेंगे कि बॉल जो है सिकुड़ता है, फिर वो बाउंस होकर के आपके पास आ जाएगा। और लोहे का एक बॉल लीजिए, उसको जमीन पर पटकिए, क्या वो बाउंस होगा? नहीं होगा। इस तरह से विद्युत चमकरी तरंग जब हम शरीर पृथ्वी के अंदर भेजते हैं तो विभिन्न वस्तुओं से टकरा करके उसके वापस लौटने की दर अलग अलग होती है। तो उसका अध्ययन कर लेते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, फिर पता चल जाता है। ठीक है जी। होली की छुट्टी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, 4 तारीख को देंगे। कुछ नहीं बनेगा साहिबा, अभी आपका कुछ नहीं बनेगा। अगर नए बच्चे हैं अभी ना तो क्वेश्चन बनेगा ना आप लिख पाएंगे, लेकिन क्लास शुरू हुए 5 दिन हुआ। अगर 5 दिन में कोई आईएएस जैसा बन जाता, खूब बढ़िया लिखने लगता, तब तो समझो कि धरती पर खड़ी आईएएस ही घूम रहे होते। धैर्य रखो ना, प्रयास करो ना, प्रयास कर ही रहे हो आप, मैं करवा ही रहा हूं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया। जैसे मानव के विकास की प्रक्रिया क्रमिक रही है, वैसे भी यह भी एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, आपसे ही होगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपसे ही होना है। लेकिन जो चीज़ हमने 20 वर्ष में नहीं किया, 5 दिन में तो नहीं होना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा तो आपसे ही। मैं गारंटी मैं देता हूं और मैं श्योर हूं कि आप जरूर करने में सक्षम हो जाएंगे। सब्जेक्ट में बहुत कम रह गया है, उसी कंप्लीट कैसे करें? तो भाई पढ़ करके कीजिए। कुछ बच्चे का सवाल उत्पन्न होता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? बहुत सारे सब्जेक्ट रह गए हैं, कैसे तेजी से कंप्लीट करूं? आपको पता होना चाहिए कि जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको 12 महीने का समय चाहिए होता है, तब जबकि आप कंटिन्यूस तैयारी करते हैं। और 20 आपने पढ़ाई छोड़ दी, शादी में चले गए, किसी कारण से आपने सबसे पहले पढ़ाई छोड़ दी, फिर आपने पढ़ाई शुरू की, तो क्या हो? कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा टाइम अधिक लगेगा। आप अपनी बियॉन्ड क्षमता में मत जाइए, कुछ नहीं कर पाएंगे या याद नहीं हो पाएगा। आप उतना करिए जितना आपसे हो पा रहा है। क्या होगा अधिक से अधिक? थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाएगा। किसी को साल भर लगेगा तो आपको 2 साल लगेगा, किसी को 6 महीना लगेगा तो आपको साल भर लगेगा। यही होगा ना, इसमें इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? यह तो तय है कि बिना पढ़े नहीं होगा, और बिना पढ़े और बिना समझे नहीं होगा। तो क्रमबद्धता से जितनी आपकी क्षमता है उतना आप पढ़ते जाइए। अधिक से अधिक थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है, दूसरे बच्चे के साथ नहीं। आप कोई 6 क्लास 7 क्लास तो है नहीं कि क्वालिफाई करना जरूरी है, तो अगले साल एग्जाम देंगे। एक बार तैयारी हो जाएगी तो अगले साल एग्जाम देंगे, कोई इसमें चिंता की बात नहीं। चलिए, बाय एंड टेक केयर।